जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख चिन्ह हमें हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा कालीन उत्खनन से हमें अनेक प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिनमें की ये मोहरें एक विशिष्ट प्रकार की है और विशिष्ट आकृति की है तथा ये विभिन्न प्रकार की धातुओं तथा पत्थरों से बनाई गई है। यह मोहरें से विशिष्ट आकार की, हल्की, चमकदार तथा उजली सतह वाली और उत्कृष्ट मोहरें हैं। ये सेलखड़ी पत्थर से निर्मित है। इन मोहरों पे नक्काशी के बाद इन्हें पकाया गया है। कुछ मोहरें वर्गाकार हैं, जिन पर पशु की आकृति है तथा कुछ मोहरें आयताकार हैं, जिनमें की लेख उत्कीर्ण हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता से हमें उत्खनन से अनेक मोहरें मिली हैं, जिन पर की पशु पक्षियों की आकृतियां हैं। मार्शल महोदय ने पशु पक्षियों की आकृति के संबंध में बताया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से हमें 1200 ऐसी मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिन्हें की पशुपति की उन्होंने आराधना करते हुए कहा है कि ये सिंधु घाटी के लोग थे, ये पशुपति की आकृति है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि उत्खनन से ही हमें और भी धातुओं से निर्मित तथा विभिन्न प्रकार की पत्थरों तथा सेलखड़ी से बनी हुई मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। इन मोहरों पे कुबड़ विहीन बैल तथा इसके साथ ही साथ एक सींग वाले हिरण, भैंसे की आकृति भी मिलती है। इसके साथ ही साथ एक सिक्के पर, एक मुहर पे हम देखते हैं कि कुबड़ वाले बैल की भी आकृति प्राप्त होती है। सिंधु घाटी के लोग चीते, बाघ, गैंडा आदि जानवरों से भी परिचित थे। इन मोहरों पे हम देखते हैं कि सिंधु घाटी के निवासी मूर्ति कला में बहुत ही निपुण थे। ये मूर्तियां अनेक प्रकार की धातुओं, पत्थरों तथा मिट्टी की बनी हुई हैं। इस सभ्यता के लोग औद्योगिक तथा व्यवसाय से भी परिचित थे। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, मोहरे, मनके, ताम्र एवं कांस्य से निर्मित औजारें तथा हाथी दांत के बने हुए वस्तुएं तथा आभूषण मिले हैं। मिट्टी की मूर्तियां खिलौने के रूप में प्राप्त होते हैं, जो कि बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाए जाते थे। बनाने के पश्चात उन्हें पकाया जाता था। बच्चे खिलौने में हमें विभिन्न प्रकार के पशु तथा पक्षियों की आकृतियां, मिट्टी की बैलगाड़ी, बच्चों के भोपू आदि प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी कालीन मूर्तियों में सर्वाधिक मूर्ति मातृ देवी की है। इससे प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में नारी का सर्वोच्च स्थान था और उन्हें अत्यधिक सम्मान के साथ देखा जाता था। इन मूर्तियों में आटा गूंथती, कंघा करती, पलंग पे लेटी हुई मातृ देवी की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पत्थर की मूर्तियों में चूना पत्थर से बने घुंघराले बालों वाला छत बिछित मानव की आकृति प्राप्त हुई है। साथ ही पद्मासन पे बैठी हुई सेलखड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के लोग नृत्य एवं कला में भी प्रसिद्ध निपुण थे। शिल्प उत्पादन कार्यों में मोहरों का निर्माण, बाट बनाना, शंख की कटाई करना, मनके बनाना आदि सम्मिलित हैं। संभवतः सिंधु घाटी का लोगों का व्यापारिक संबंध मिस्र, बेबीलोनिया तथा एशिया के पश्चिमी देशों के साथ था। यह लोग एक कुशल व्यापारी थे, जो कि समुद्री मार्गों से व्यापार कर पश्चिमी देशों के साथ व्यापार किया करते थे। बाट बनाने में शंख की कटाई, मनके आदि बनाए गए हैं। मनकों के निर्माण में कई प्रकार की धातुओं जैसे क्वार्ट्ज, जैस्पर, स्फटिक तथा सेलखड़ी का प्रयोग होता था। तांबे, कांसे के तथा सोने के मटके भी प्राप्त हुए हैं। शंख की बनी चूड़ियां, करछियां आदि वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन हम देखते हैं कि बहुत ही व्यवस्थित था। जिस तरह की इनकी सभ्यता नगरीय तथा उच्च कोटि की सभ्यता थी, जो कि पूर्णतया विकसित थी। सामाजिक जीवन में सिंधु समाज मातृ प्रधान था। समाज में 4 वर्ग होते थे। पहला वर्ग बुद्धिजीवी का, दूसरा योद्धा का, तीसरा व्यवसायी का, चौथा श्रमजीवियों का। बुद्धि वर्ग में
पुजारी, वैद्य, ज्योतिष आते थे। योद्धा वर्ग में संभवतः क्षत्रिय थे। तीसरा वर्ग व्यवसायी वर्ग था, जो लोग व्यवसाय करते थे। चौथा वर्ग श्रमिक वर्ग था, जो जिनमें घरेलू नौकर, चाकर, दास आदि सम्मिलित थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में सामाजिक जीवन बहुत ही व्यवस्थित तथा सुसंगठित था। सैंधो लोग शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई स्थानों से, कई रास्तों से होके विभिन्न देश तथा प्रदेश में जाते थे। इन्हें नागेश्वर तथा बालाकोट से शंख, लोथल से कार्निलियन, उत्तरी गुजरात तथा दक्षिणी राजस्थान से सेल खड़ी पत्थर, राजस्थान के खेतड़ी से तांबा प्राप्त होता था। मोहरों पे लिपि तथा बाटों पे भी हमें सिंधु घाटी में लिपि के अवशेष प्राप्त होते हैं। 1923 ईस्वी में मार्शल महोदय ने यह ज्ञात किया कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी के मोहरों पर लिपि तो अंकित है, किंतु आज तक वो पढ़ी नहीं गई है। जो लिपि का प्रयोग हुआ है वह संभवतः पश्चिमी देशों में प्रयुक्त होने वाली लिपि ही थी। मोहर लिपि का अध्ययन में अभी इतिहासकार प्रयासरत हैं। मोहरे बाट जो था व्यापार का एक महत्वपूर्ण साधन था। विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म तथा शुद्ध प्रणाली थी। वस्तु विनिमय का भी आदान प्रदान करके प्रयोग किया जाता था। बाट जो है चर्ट नामक पत्थर से बनाए गए हैं। सैंधो सभ्यता कला के सुंदर नमूने भी के साथ साथ लिपि तथा धर्म के विषय में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मूर्तियों में आटा गूंथती, कंघा करती, पलंग पे लेटी हुई मातृ देवी की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पत्थर की मूर्तियों में चूना पत्थर से बने घुंघराले बालों वाला छत विच्छित मानव की आकृति प्राप्त हुई है। साथ ही पद्मासन पे बैठी हुई सेलखड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के लोग नृत्य एवं कला में भी प्रसिद्ध निपुण थे। शिल्प उत्पादन कार्यों में मोहरों का निर्माण, बाट बनाना, शंख की कटाई करना, मनके बनाना आदि सम्मिलित हैं। संभवतः सिंधु घाटी का लोगों का व्यापारिक संबंध मिस्र, बेबीलोनिया तथा एशिया के पश्चिमी देशों के साथ था। यह लोग एक कुशल व्यापारी थे, जो कि समुद्री मार्गों से व्यापार कर पश्चिमी देशों के साथ व्यापार किया करते थे। बाट बनाने में शंख की कटाई, मनके आदि बनाए गए हैं। मनकों के निर्माण में कई प्रकार के धातुओं जैसे क्वार्ट्ज, जैस्पर, स्फटिक तथा सेलखड़ी का प्रयोग होता था। तांबे, कांसे के तथा सोने के मटके भी प्राप्त हुए हैं। शंख की बनी चूड़ियां, करछियां आदि वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। सैंधो सभ्यता का सामाजिक जीवन हम देखते हैं कि बहुत ही व्यवस्थित था। जिस तरह की इनकी सभ्यता नगरीय तथा उच्च कोटि की सभ्यता थी, जो कि पूर्णतया विकसित थी। सामाजिक जीवन में सैंधो समाज मातृ प्रधान था। समाज में 4 वर्ग होते थे। पहला वर्ग बुद्धिजीवी का, दूसरा योद्धा का, तीसरा व्यवसायी का, चौथा श्रमजीवियों का। बुद्धि वर्ग में पुजारी, वैद्य, ज्योतिष आते थे। योद्धा वर्ग में संभवतः क्षत्रिय थे। तीसरा वर्ग व्यवसायी वर्ग था, जो लोग व्यवसाय करते थे। चौथा वर्ग श्रमिक वर्ग था, जो जिनमें घरेलू नौकर, चाकर, दास आदि सम्मिलित थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में सामाजिक जीवन बहुत ही व्यवस्थित तथा सुसंगठित था। सैंधो लोग शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई स्थानों से, कई रास्तों से होके विभिन्न देश तथा प्रदेश में जाते थे। इन्हें नागेश्वर तथा बालाकोट से शंख, लोथल से कार्निलियन, उत्तरी गुजरात तथा दक्षिणी राजस्थान से सेल खड़ी पत्थर, राजस्थान के खेतड़ी से तांबा प्राप्त होता था। मोहरों पे लिपि तथा बाटों पे भी हमें सिंधु घाटी में लिपि के अवशेष प्राप्त होते हैं। 1923 ईस्वी में मार्शल महोदय ने यह ज्ञात किया कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी के मोहरों पर लिपि तो अंकित है, किंतु आज तक वो पढ़ी नहीं गई है। जो लिपि का प्रयोग हुआ है वह अभी इतिहासकार प्रयासरत हैं। मोहरे बाट जो था व्यापार का एक महत्वपूर्ण साधन था। विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म तथा शुद्ध प्रणाली थी। वस्तु विनिमय का भी आदान प्रदान करके प्रयोग किया जाता था। बाट जो है चर्ट नामक पत्थर से बनाए गए हैं। सैंधो सभ्यता कला के सुंदर नमूने भी के साथ साथ लिपि तथा धर्म के विषय में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 5 मिनट